दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभिक समाजवाद से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं, समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? तो उत्तर है रॉबर्ट ओवेन ने। दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन ने 1835 के अपने भाषण में समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस मोर, फोरियर, रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा के साथ जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, थॉमस मोर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को स्वप्निल समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद के साथ जोड़ा जाता है। स्वप्निल समाजवाद को कल्पनावादी समाजवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? आपको बताना है। देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है या राज्य एक अच्छी संस्था है? तो सही उत्तर है, समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में समझते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा धर्म है, रैमजे मेयोर का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वो चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? देखिए, ऑप्शन है आपके उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो दोस्तों देखिए, उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद एक दूसरे से क्रम में या संबंधित हैं, जबकि समाजवाद इन तीनों से अलग है। अब आइए देखते हैं मार्क्सवादी या वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, समाजवादी विचार का संबंध है किससे? देखिए, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक समानता या सांस्कृतिक समानता। तो आप जानते हैं कि समाजवादी विचार दोस्तों आर्थिक समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न रूप में भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म को मार्क्सवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक या जनक हैं? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। अगला है दोस्तों, निम्न विचारकों में से कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो ये हैं मार्क्स और एंजिल्स। दोस्तों, मार्क्स और एंजिल्स का जो समूह है, ये वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में इसकी गणना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? आपको बताना है। एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कल्पनावादियों पर ये टिप्पणी की थी कि उन्होंने संसार की व्याख्या की है, लेकिन असली जो समाजवादी है उसका काम संसार को बदलना है। तो यूटोपियन समाजवादियों के विपरीत उसने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जापान, जर्मनी, फ्रांस या इटली? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, लेकिन ये काफ़ी समय फ्रांस और इंग्लैंड में रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? देखिए, अतिरिक्त मूल्य, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अहस्तक्षेप या वर्ग संघर्ष? तो उत्तर है दोस्तों अहस्तक्षेप या लेसेज फेयर, ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? देखिए, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, राज्य, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा या सामाजिक अनुबंध? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। देखिए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य या यद्भाव्यम। तो सही उत्तर है दोस्तों यद्भाव्यम की नीति, जिसको कि हस्तक्षेप या लेसेज फेयर कहा जाता है, ये व्यक्तिवाद से संबंधित है, न कि मार्क्सवाद से। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है क्या। देखिए, न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है मार्क्सवाद उक्त सभी स्थापित करना चाहता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जा सकता है। तो उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किस विचारक का ग्रंथ है। तो उत्तर है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। तो सही उत्तर है दास कैपिटल दोस्तों ये कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है किसके द्वारा। तो ऑप्शन देखिए मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा, प्रोधा द्वारा, लेनिन द्वारा या कार्ल मार्क्स द्वारा। तो आप जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की संयुक्त कृति है जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था जो 1848 में प्रकाशित हुई थी। अगर इसमें किसी एक विचारक का नाम आता है तो ऐसे वो बहुत सही नहीं होगा, लेकिन जब मार्क्स और एंजेल्स हों तो वही सही उत्तर होगा कि कम्युनिस्ट और मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेल्स हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। तो उत्तर है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना है, जबकि दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट ये मार्क्स की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। देखिए जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो उत्तर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण भारत में समाजवादी राजनीति के पक्षधर थे। जयप्रकाश नारायण, लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ये भारत में समाजवादी के या समाजवाद के प्रमुख विचारकों में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है किसका मानना था कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था है। तो ये दोस्तों मार्क्स का मानना है कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था है। अगला प्रश्न है राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसके बाद वाला देखिए कि किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया। तो दो प्रश्न हैं, एक है राज्य के वर्ग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। राज्य के वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। लेकिन यदि प्रश्न आएगा कि किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया, तो यहाँ पर मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन और उपरोक्त सभी, यानी मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन सभी ने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन तो किया है, लेकिन राज्य के वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था। तो सही उत्तर है असमाधेय वर्ग संघर्ष, यानी कभी न समाप्त होने वाला वर्ग संघर्ष जो था ये मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का कारण था। अगला प्रश्न है राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है, ये विचार किसका है। तो उत्तर है ये कार्ल मार्क्स का विचार है। वो कहता है कि राज्य वर्ग विरोधाभास के न समाप्त होने वाले जो हमेशा के संघर्ष हैं उनसे उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन किसका है। आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का कथन है। और किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि द स्टेट इज नथिंग मोर देन ए मशीन। ये कथन एंजेल्स का है। तो सही उत्तर है एंगेल्स का कथन है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या है। देखिए यहाँ पर है पूरी तरह अनावश्यक, आवश्यक, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता और समाप्त कर दिया जाता है। तो सही उत्तर है मार्क्सवादी समाजवाद में राज्य जो है दोस्तों ये आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का एक साधन है, या राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो कार्ल मार्क्स का दर्शन सही प्रतिनिधित्व ऑप्शन सी में होता है, जब मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र या साधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, अराजकतावादियों से संबंधित है, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से, या व्यक्तिवादियों से? तो उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये कथन मार्क्सवादियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद मानते हैं या मार्क्सवादी मानते हैं क्या? तो उत्तर है कि मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक वर्गीय संरचना है, यानी राज्य का निर्माण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिए या अपने एक वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? ये कथन किसका है? ऑप्शन है कांट, मार्क्स, एरिस्टोटिल और गांधी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्क्स ऑप्शन है तो सही उत्तर मार्क्स हो जाएगा, लेकिन यदि मार्क्स ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पर एंगेल्स ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर एंगेल्स को मारेंगे कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, ये मार्क्स का कथन है, या फिर मार्क्स के न रहने पर ये एंगेल्स का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? तो उत्तर है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं कि साम्यवाद में वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की जाती है, तो उसमें राज्य के लुप्त हो जाने का विचार शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? देखिए, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या लॉक? तो सही उत्तर है मार्क्स का विचार था राज्यहीन और वर्गहीन समाज पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किस पुस्तक में प्रतिपादन किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन लेनिन द्वारा उसकी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया गया। तो याद रखिए, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक में प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो आप जानते हैं हीगल और मार्क्स ने। दोस्तों, मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से और भौतिकवाद को फ्यूरबाख से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? देखिए, तो सही उत्तर है वैज्ञानिक समाजवाद का है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो उत्तर है दोस्तों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि उत्पादन की पद्धति ही इतिहास की गति निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो उत्तर है, मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल मेथड का विचार लिया था। अगला प्रश्न है, यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है? ये दोस्तों मार्क्स से संबंधित है, जो कहता है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, अधिशेष मूल्य का मतलब क्या है? अधिशेष मूल्य या सरप्लस मूल्य का मतलब क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, सरप्लस मूल्य वो होता है जो एक मजदूर पैदा करता है और जिसे वास्तव में वह पाता है, यानी बिक्री, प्राप्ति और वेतन का अंतर ही अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर देखिए, एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स या कार्ल मार्क्स? तो सही उत्तर है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। और एक प्रश्न है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो दोस्तों, जो थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, ये प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो के द्वारा विकसित सिद्धांत था और वहाँ से कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, समाजवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया? आप जानते हैं रिकार्डो ने। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। तो समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? दोस्तों, समाजवाद मानता है कि राज्य के द्वारा नियोजन है, जो
उत्पादन के साधन हैं उनका नियोजन राज्य के द्वारा हो, समाजवाद की मान्यता है। अगला प्रश्न है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो दोस्तों लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यानी इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने पट्रीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जार्नीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, वर्ग सहयोग, नस्लीय संदर्भ और नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। तो दोस्तों मार्क्स ने पट्रीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? ऑप्शन है आर्थर मिलर, मिलोवन जिलास, हार्बर फ्रैंक या लुई ईस्टर। तो सही उत्तर है दोस्तों मिलोवन जिलास। मिलोवन जिलास ने साम्यवादी राज्य में एक नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था। अगला प्रश्न है, कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का आधार है? तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का आधार ये है कि परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ यानी मैटर या भौतिक परिस्थितियां होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक समाजवाद की विशेषता है? देखिए ऑप्शन है वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व या दास प्रथा का समाज। तो सही उत्तर है दोस्तों समाजवाद की विशेषता है वर्ग चरित्र, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। देखिए समाजवाद में दोस्तों देखिए सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व की व्यवस्था की जाती है ताकि आर्थिक समानता को स्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये लेनिन का कथन है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? मार्क्स ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक किसको मानता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वर्ग या क्लास को मार्क्स ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक मानता है। अगला प्रश्न बार बार पूछा गया है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति पहनता है, CEM जोड का कथन है, या यही कथन इस रूप में आ जाता है कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि इसका स्वरूप नष्ट हो गया है, जोड का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका था? ऑप्शन देखिए लेनिन, कन्फ्यूशियस, स्टालिन या ख्रुश्चेव। तो सही उत्तर है माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका था। कन्फ्यूशियस अहिंसावादी और मानवतावादी थे, जबकि माओ ने उनके विचारों को उखाड़कर अपने मार्क्सवाद की स्थापना करने के जो है प्रयास किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, लोकयुद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो माओ सेतुंग के द्वारा। और जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार माओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सतत जो है क्रांति, देखिए सतत क्रांति इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? माओ के द्वारा। और दोस्तों माओ का ही कथन है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी? उत्तर है माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लेखक के अनुसार शक्ति या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है? तो ये है माओ त्से तुंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। देखिए साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों लेनिन, VI लेनिन का कहना है कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। अगला प्रश्न है, समाजवाद का संबंध मुख्यतया किस वर्ग से है? तो उत्तर है श्रमिक वर्ग से है। और देखिए हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये सूत्र किस व्यवस्था का है? तो सही उत्तर है हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये सूत्र दोस्तों ये आपका साम्यवादी व्यवस्था के जो है इसका सूत्र है। और प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, ये समाजवाद का सूत्र है। लेकिन प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये समाजवादी व्यवस्था का नहीं बल्कि साम्यवादी व्यवस्था का सूत्र है।
विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में हुई थी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो सही उत्तर है काल्पनिक या कल्पनावादी था। जैसा कि मार्क्स मानता है उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कल्पनावादी था। उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी, लेकिन उस गुलाब के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की थी। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो ये सही नहीं है। कारण है कि जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 गलत है, जबकि आर सही है। मार्क्स एकमात्र ऐसा लेखक नहीं है दोस्तों। मार्क्स एक लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियां वैज्ञानिक कही जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि यह उक्त कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है किससे संबंधित है? राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। और अगला प्रश्न है समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन का समर्थन इसलिए करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जा सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों दल का सिद्धांत। दोस्तों मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान उसका दल का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये किसका कथन है? तो उत्तर है दोस्तों ये लेनिन का कथन है। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, लेनिन का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन, और पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया था? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है वो है दोस्तों कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। आप जानते हैं साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ये किसका है दोस्तों? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ये लेनिन के स्टेट एंड रिवोल्यूशन में, या इसी नाम से इसकी पुस्तक है कि इम्पीरियलिज्म लास्ट स्टेज या हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो दोस्तों ये कथन मार्क्स का नहीं है, अन्य कथन मार्क्स के हैं। अगला प्रश्न है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा, ऐसी शासन व्यवस्था कौन सी है? तो उत्तर है ऐसी शासन व्यवस्था समाजवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक कथन है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर मैक्सी ने मार्क्स का जो है मूल्यांकन करते हुए कहा है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? ये कथन किसका है? तो ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? दोस्तों सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं दोस्तों सर्वहारा वर्ग के तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए माओ त्से तुंग, दोस्तों माओ त्से तुंग ने कहा है कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है किंतु अमल में ये बहुत कठिन काम है। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है।
कार्ल मार्क्स का कहना है कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां कटेंगी। और लेनिन का कहना है कि वे लोग खतरनाक हैं जो ये नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, विकासवादी समाजवाद या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। देखिए दोस्तों, विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो उत्तर है एडवर्ड बर्नस्टीन। दोस्तों, एडवर्ड बर्नस्टीन विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौ वामपंथी विचारक है? देखिए, ऑप्शन है एरिक फ्राम, मार्क्यूजे, ए और बी दोनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों एरिक फ्राम और मार्क्यूजे दोनों ही नौ वामपंथी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सबसे पहले स्टालिन ने दोस्तों राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, समाजवाद से अभिप्राय आय की असमानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ का कथन है कि समाजवाद से अभिप्राय आय की असमानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विश्वास क्या है? फेबियन समाजवाद का विश्वास है दोस्तों कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा, यानी क्रमिक रूप से धीरे धीरे आएगा, फेबियन समाजवाद का विश्वास है। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद किसका समर्थक नहीं था? तो सही उत्तर है फेबियन समाजवाद उग्र परिवर्तनों का समर्थन नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया था? तो सही उत्तर है लेनिन ने अपनी कृति स्टेट एंड रिवोल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंडिकेलिस्ट समाज में इनमें से किस बात पर अधिक जोर दिया जाता है? तो उत्तर है श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। देखिए, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघ और व्यापक हड़तालों पर विशेष जोर दिया जाता है। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से रहा है। श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, श्रेणी समाजवाद एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है कि ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? तो सही उत्तर है दोस्तों नक्रूमा। नक्रूमा का कथन है कि नव उपनिवेशवाद या नियो कॉलोनियलिज्म जो है वो साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसका आधुनिक रूप है? तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद का आधुनिक रूप है। अगला प्रश्न है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं जनवादी लोकतंत्र लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेहरू किसके समर्थक थे? तो दोस्तों नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है गणतांत्रिक समाजवाद। तो नेहरू गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न एक कथन है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों सुमेलित करना है सूची 1 का सूची दे से। देखिए, रॉबर्ट ओवेन कल्पनावादी या यूटोपियन समाजवादियों में आते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे, दोस्तों हर्बर्ट मार्क्यूज नव वामपंथ से संबंधित हैं। थियोडोर अडर्नो ये क्रिटिकल थियरी से संबंधित हैं। और GDH कोल फेबियनवाद से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा है? ऑप्शन देखिए अरस्तु, कार्ल मार्क्स, बेंथम या मैकियावेली। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स का कथन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण कथन स्टार लगा रहा हूं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था? तो सही उत्तर है लॉर्ड एक्टन। दोस्तों एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्ल पापर हैं। कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज के दुश्मन कहा था। तो इसलिए वहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा।
मार्क्सवाद को युग का भ्रम, लॉर्ड एक्टन ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति से संबंधित विचार संगत नहीं है? तो देखिए, राज्य सभी के हित के लिए है, ये मार्क्स की प्रकृति से जो है मेल नहीं खाता है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि राज्य सभी के हित के लिए नहीं है, राज्य बहुतों की कीमत पर कुछ के हितों को बढ़ावा देता है और बुर्जुआ वर्ग के सामाजिक बीमा समझौता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मत किसका है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? तो ये लेनिनवाद का विचार है। और कौन मार्क्सवादी विचारक द ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग को ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। रोजा लग्जमबर्ग को ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इस अवधारणा से कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, किसका नाम संबद्ध है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हैबरमास। दोस्तों, हैबरमास का मानना है कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन कारण से नहीं, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है दोस्तों। विकासवादी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद जो है ये बर्नस्टीन से संबंधित है, एडवर्ड बर्नस्टीन। वैज्ञानिक समाजवाद आप जानते हैं कार्ल मार्क्स। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन। और अराजकतावाद प्रिंस क्रोपाटकिन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये था अबाडी कांग्रेस अधिवेशन 1955, जिसमें नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना, किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत आप जानते हैं लॉक से संबंधित है, क्योंकि लॉक कहता है व्यक्ति किसी वस्तु में जब अपना श्रम मिला देता है तो वो उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना, वो किससे संबंधित है? तो ये लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है, ये आपका सही है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, ये सही नहीं है। और ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रचार किया जाता है, तो ये सही है। 1 और 3 यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कार्य राज्य का नहीं है? तो सही उत्तर है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये राज्य का कार्य नहीं है, जबकि कानून व्यवस्था, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण और प्रबंधन और शिक्षा को प्रोत्साहन समाजवाद के कार्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कौन सा मार्क्सवादी विचारक एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है लेनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक ने सर्वहारा प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद या डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट का विचार दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, सर्वहारा के प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का विचार लेनिन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में संपत्ति की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि ये पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। ये कथन किसका है? ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचारधारा को भ्रामक चेतना मार्क्स ने कहा है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना को निम्नलिखित स्तरों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए, सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले आपका दोस्तों उत्पादन की शक्तियाँ होती हैं, उसके बाद उत्पादन के संबंध आते हैं, फिर आपका दोस्तों देखिए कानूनी और राजनीतिक संगठन, और उसके ऊपर विचारधारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रबंधकीय क्रांति या मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन की बात कही है? तो सही उत्तर है जेम्स बर्नहम। जेम्स बर्नहम ने मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन की बात की है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, मार्क्स का अभिष्ट पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है, सही है। इसका मानना है कि पूंजीवाद से समाजवादी स्वामित्व में संक्रमण क्रमिक होगा, सही नहीं है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवादी ये प्रतिपादित करते हैं क्या कि अब तक के शोषकों का अंत हो जाएगा? देखिए साम्यवादी क्या प्रतिपादित करते हैं दोस्तों, तो सही उत्तर है अब तक के शोषकों का शोषण होगा, सही है। इसके अलावा कि उत्पादन और वितरण के साधनों का सामाजिकरण होगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कि साम्यवादी ये प्रतिपादित करते हैं कि अब तक के शोषकों का शोषण करेगा। और देखिए कि समाजवादी राज्य जो है उत्पादन और वितरण के साधनों का सामाजिकरण करेगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? एक देश में समाजवाद या समाजवाद की राष्ट्रवादी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? उत्तर है दोस्तों स्टालिन। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की है? तो ये है मार्क्स। वो कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के अतिरिक्त बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार बाकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कार्ल मार्क्स का कथन है, जो कहता है कि नए समाज रूपी गर्भ को धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है स्टालिन। और अगला प्रश्न दोस्तों, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू क्या होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य जो है मजदूर द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी और मजदूर द्वारा पैदा किए गए मूल्य का अंतर है, और ये अंतर पूंजीपति हड़प लेता है और वो श्रमिक को नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो सही उत्तर है ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि आर्थिक आधार वैचारिक और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। देखिए मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया, लेकिन दोस्तों उसे एक दर्शन और दिशा मिली उसके द्वारा। तो सही उत्तर है लास्की का कथन है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया, लेकिन उसे एक आंदोलन बना दिया और मार्क्स के द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? तो ये है फेबियन समाजवाद। और एक महत्वपूर्ण देखिए कथन है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, ये कथन किसका है? तो ये है मैक्सी का कथन है। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों भौतिक शक्तियों के आधार पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों श्रेणी समाजवाद एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, किसने धर्म को जनता का अफीम कहा था? तो ये है मार्क्स। मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहता है, जो कहता है कि ये लोगों को अंधविश्वासी बनाता है और पतन के गर्त में धकेल देता है। अगला एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा है कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है? ये कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स भौतिकवादी विचारक है, वो विचारों पर जो है पदार्थ को प्राथमिकता देता है
और हीगल दोस्तों विचार, आइडिया या प्रत्यय को प्राथमिकता देता है और वो कहता है, हीगल कहता है कि विचार जो है, विचार से ही सब कुछ की उत्पत्ति होती है, लेकिन मार्क्स कहता है पदार्थ सर्वोच्च होता है और पदार्थ ही विचारों पर जो है उसकी उच्चता होती है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग कैसा होगा? तो उत्तर है सामाजिक अच्छाई के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया था? तो ये था दोस्तों जेम्स बर्नहम। इसने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद को सम्मिलित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, बर्नस्टीन मार्क्सवाद का प्रमुख संशोधन करता है, उसने अपने विचार किस पुस्तक में प्रकट किए थे? तो दोस्तों बर्नस्टीन, एडवर्ड बर्नस्टीन की पुस्तक है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसमें उन्होंने मार्क्सवाद को संशोधित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसका? तो उत्तर है इतिहास भौतिक शक्तियों का उपज है। अगला प्रश्न है, धनवान और निर्धनों में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये लास्की का कथन है, जो कहते हैं कि धनवान और निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका है। अगला प्रश्न बार बार पूछा गया है, निम्नलिखित कथन किसका है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो आप जानते हैं ये कार्ल मार्क्स का कथन है। और देखिए, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल या क्लासिकल इंग्लिश स्कूल से प्रेरित है? ऑप्शन देखिए, लेबर सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये दोनों ही विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, किसकी रचना है? ऑप्शन है मार्क्स, लेनिन, एंजिल्स या स्टालिन। तो सही उत्तर है दोस्तों एंजिल्स की रचना है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः किससे प्रभावित हैं? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से या सभी से? तो उत्तर है दोस्तों मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? देखिए, तो आप जानते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, फेबियनवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन में फेबियनवाद का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और इसने काफ़ी समय अपना ब्रिटेन और फ्रांस में बिताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो सही उत्तर है मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। अगला प्रश्न, सोशियलिज्म या समाजवाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो उत्तर है ये शब्द है सोशियस, और आपको बताना है कि सोशियस किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न है, परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है सबसे पहले परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने किया था। और देखिए, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो उत्तर है माओ। माओ से तुंग को सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगे परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।